गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है विनय सर CSN IP में। और इस बार का ये वीडियो मैं लेके आया हूँ 12th इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था हाउ टू convert a data frame into a CSV file and then a CSV file into a data frame। तो वो टॉपिक हम कर चुके हैं। इस बारी मुझे एक्सक्लूसिवली एक फंक्शन पढ़ाना है, दैट इज़ आइटर रोज। आइटर रोज फंक्शन बड़ा हेल्पफुल फंक्शन है, पर्टिकुलरली जब आप डेटा फ्रेम्स का यूज़ करते हो। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। इसमें मैं डायरेक्टली आइटर रोज फंक्शन पे आता हूँ। आइटर जैसा जो वर्ड यहाँ पर यूज्ड है उसका मतलब आइटरेशन से ही है। और आइटरेशन आपको याद होगा, हमने क्लास 11th में पढ़ा भी था। हम फॉर लूप के थ्रू, वाइल लूप के थ्रू आइटरेशन कराते थे। आइटरेशन का मतलब होता है रिपीट कराना, और हर रिपीट कराते समय, हर टाइम रिपीट कराते समय आपको एक डिफरेंट वैल्यू ही मिलती है। तो वही या उससे मिलती जुलती सी चीज़ यहाँ पर भी होगी आइटर रोज फंक्शन के साथ। इसमें रोज़ हमें 1 बाय 1 अवेलेबल होने लगेंगी। कहाँ से? डेटा फ्रेम से। क्योंकि अभी जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, ये आइटर रोज फंक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम ये डेटा फ्रेम के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद दिस आइटर रोज फंक्शन, दिस फंक्शन रिटर्न्स one row with each iteration, that is repetition, from a data frame. Each row consists of two components, row index and row value। तो यही चीज़ आपने सीखनी है कि हर रो के अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो उस रो की करस्पॉन्डिंग इंडेक्स, और उस रो में जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम शॉर्ट में बोलेंगे रो वैल्यू। उनका हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। फॉर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम DF, ये है वो डेटा फ्रेम DF, लेट अस नो मोर अबाउट आइटर रोज। पहले हम आइटर रोज के बारे में थोड़ा समझते हैं। आइटर रो फंक्शन, सो आइटर रोज फंक्शन गिव्स रोज 1 by 1 एज शोन बाय ब्लू ओवल इन द फॉलोइंग पिक्चर। वो पिक्चर अभी आने वाली है। इन द फॉलोइंग पिक्चर each row has two components, row index and row value. just check it। ये देखिए, यहाँ पर अभी हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है दिखाने के लिए कि हमें आइटर रोज क्या निकाल करके देगा। ये देखिए ऊपर जो डेटा फ्रेम है उसको मैंने इस तरह से कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर लिया है, सो दैट आपको ये आइडिया लग सके कि किस तरह से आइटर रोज फंक्शन हर आइटरेशन में आपको क्या देता है। देखिए, जैसा कि यहाँ पर बड़ा क्लियर है, इस डेटा फ्रेम में 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। पहली रो का रो इंडेक्स है 0, दूसरी रो का रो इंडेक्स है 1 और तीसरी रो का रो इंडेक्स है 2। सिमिलरली पहले कॉलम का जो यहाँ पर नेम गिवन है दैट इज एम्प्लॉय नंबर, जो इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे कॉलम का नेम है एम्प्लॉय नेम, EMP नेम, जो इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड कॉलम का नेम है सैलरी, जो इस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ज़रा देखें यहाँ पर क्या करेगा आइटर रोज फंक्शन। अब आइटर रोज फंक्शन की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए हम ये समझते हैं कि आइटर रोज फंक्शन एक्चुअली अपने अंदर इस पूरे स्ट्रक्चर को रखता है और 1 by 1 हमें रोज देता रहता है। तो अगर हम आइटर रोज फंक्शन से इस डेटा फ्रेम को एक्सेस करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमको ये पूरी रो मिलेगी। देखिए, इसलिए मैंने इसको ब्लू ओवल से मार्क किया है। सेकंड टाइम हमको ये रो मिलेगी, थर्ड टाइम हमको ये रो मिलेगी, जिसको मैं आपको समझाने के लिए बोलना चाहूँगा कि ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। तो अगर हम हर रो को फिर से देखें
तो हर रो के 2 पार्ट हो जाएंगे, रो इंडेक्स और रो वैल्यू। तो फर्स्ट रो के लिए अगर हम देखें, रो नंबर 1 के लिए, जिसके लिए रो इंडेक्स 0 है और रो वैल्यू है 101, रवि एंड 100, राइट। इसमें से ये 0 ऑलरेडी निकाला जा चुका है, ये 0 अब इसका पार्ट नहीं माना जाएगा रो वैल्यू का, ये यहाँ आ चुका है, सिर्फ मैंने रेफरेंस पर्पज के लिए लिख दिया है। सिमिलरली नेक्स्ट रो के लिए वैल्यू है रो इंडेक्स की 1 और उसकी रो इंडेक्स है 1 और रो वैल्यू है एम्प्लॉय नंबर 102, एम्प्लॉय नेम राजा एंड सैलरी 2000। अगर इसी तरह से हम थर्ड रो को देखें तो उसके लिए रो इंडेक्स है 2 और रो वैल्यू है ये पूरी एम्प्लॉय नंबर 103, एम्प्लॉय नेम हरीश एंड सैलरी 3000। तो यहाँ पर आप ये 0, ये 1, ये 2 इनको कंसीडर ना करें वैल्यूज़ में, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस पर्पज के लिए दिए हैं कि अभी हम रो इंडेक्स 0 की बात करें, जिसको मैंने ब्रॉडली यहाँ पर दिखाया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर, सिमिलरली यहाँ पर। सो नाउ आई एम मूविंग टू माई नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले रो इंडेक्स एंड रो वैल्यू for each row given by iterRows function for the following data frame df. The name of this data frame is df. So before actually writing this program, we must know iterRows. We must know iterRows gives these rows. मतलब क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि iterRows हमें क्या देगा, उसके बाद हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। ये हमें 3 रोज देगा और वो रोज रही ये। इसका मतलब iterRows पहले आइटरेशन में ये फर्स्ट रो देगा जिसमें रो इंडेक्स रहेगी 0, जो कि अभी मैंने पीछे आपको पढ़ाया था, और रो वैल्यू रहेगी एम्प्लॉय नंबर 101, एम्प्लॉय नेम रवि, सैलरी 100। सिमिलरली iterRows नेक्स्ट आइटरेशन में आपको देगा रो नंबर 2, दैट इज रो इंडेक्स उसकी हो जाएगी 1 और रो वैल्यू हो जाएगी एम्प्लॉय नंबर 102, एम्प्लॉय नेम राजा एंड सैलरी 2000। उसके बाद यही iterRows मुझे थर्ड आइटरेशन में रो नंबर 3 देगा, जिसमें रो इंडेक्स होगी 2 और रो वैल्यूज होंगी एम्प्लॉय नंबर 103, एम्प्लॉय नेम हरीश एंड एम्प्लॉय सैलरी 3000। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि iterRows हर आइटरेशन में हमको ये 3 रोज देगा और हर रो में रो इंडेक्स और रो वैल्यूज होंगी। सो नाउ गोइंग अहेड, दिस इज द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से हम लोग ये इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ऑब्वियसली इस प्रोग्राम में हमने क्या यूज़ किया होगा, हमने यूज़ किया है iterRows फंक्शन हमने यूज़ किया है, तो मैं उसको अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम का आउटपुट देख लीजिए। द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज दिस। देखें, अब इसको कोरिलेट करते हैं। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम कि किस तरह से ये iterRows का यूज़ करते हुए आपको ये आउटपुट देगा। सो द फर्स्ट लाइन इज import pandas as pd। इट इज क्लियर। इसका मतलब हमने यहाँ पर pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा लिया है विद रेफरेंस नेम pd, विद एलियस नेम pd, कुछ भी आप बोल सकते हैं। एंड नाउ because I want to access information from a frame or from a data frame, then I must have that data frame with me. So how to create that data frame? उसके लिए मैंने यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई है। That dictionary is equal to employee number और उसके सामने मैंने वैल्यूज़ दी हैं 101, 102, 103।
तो इस तरह से डिक्शनरी का जो ये पहला की वैल्यू पेयर है वो है ये, जिसमें की है एम्प्लॉय नंबर और वैल्यू अपने आप में एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 आइटम्स हैं 101, 102, 103। तो इस तरह से हमने फर्स्ट कॉलम का प्रोविजन कर दिया एम्प्लॉय नंबर 101, 102, 103। सिमिलरली जो सेकंड की वैल्यू पेयर है वो है की है ईएमपी नेम और उसके साथ जो वैल्यू है वो है रवि, राजा, हरीश, जो कि अपने आप में एक लिस्ट है सेपरेटेड बाय कॉमा, और ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा एम्प्लॉय नेम रवि, राजा एंड हरीश। उसके बाद इसमें जो थर्ड आइटम है इस डिक्शनरी डेक्ट के अंदर वो है सैलरी, जो कि एक की है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो है 100, 2000, 3000, जो कि 3 आइटम्स हैं एक लिस्ट के अंदर। तो ये अपने आप में एक लिस्ट है। तो इस तरह से आप देखें कि सैलरी का कॉलम ये रहा। तो अभी तो सिर्फ ये डिक्शनरी बनी है, जब तक हमारे पास में डेटा फ्रेम नहीं होगा तो हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट हमने दिया है DF, दैट स्टैंड्स फॉर डेटा फ्रेम। DF इज इक्वल टू PD dot data frame and we are just providing the name of the dictionary। ये जो डिक्शनरी हमने यहाँ बनाई है, तो इस डिक्शनरी डेक्ट की हेल्प से एक डेटा फ्रेम रेडी हो जाएगा जिसका नेम रहेगा DF, राइट। अब एक्चुअल कोडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। हमें करना क्या है, हमें इस डेटा फ्रेम DF से ये 3 रोज निकालनी है और किस तरह से हम इनको निकाल रहे हैं उसको आप सीखिए। देखिए, हमने फॉर का एक लूप लिया है, जैसे कि आपको मालूम है कि फॉर का लूप आइटरेशन के लिए यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पर हम आइटर रोज फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो नॉर्मल कोड्स में जैसे आपको याद होगा कि हमको अगर 1 से लेके 10 का लूप चलाना होता था तो हम कुछ इस तरह से लिखते थे, फॉर, ये नहीं लिखते थे, हम लिखते थे इसके बदले आई इन रेंज 1,11 विद इन द सेट ऑफ पैरेंथेसिस। ये हमारा कन्वेंशनल तरीका होता था 1 से लेके 10 तक के नंबर्स को जनरेट कराने का। एग्जैक्टली मैंने वही फॉर यूज़ यहाँ पर किया है, ये कोई अलग से कोई चीज़ यूज़ नहीं करी है, हम उसी फॉर स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं बट इन अ डिफरेंट मैनर। तो हम क्या कर रहे हैं ज़रा देखें, यहाँ देखें, r अंडरस्कोर इंडेक्स दैट इज़ फॉर रो इंडेक्स, कॉमा r अंडरस्कोर वैल्यू दैट इज़ फॉर रो वैल्यू, इसको हमने यहाँ पर एज अ टपल स्पेसिफाई कर दिया है। So it is a tuple. So what is a tuple? Tuple is a collection of items separated by comma within the set of parentheses. So it is a tuple. अब ये tuple क्या करेगा? For this tuple in df dot iter rows, डेटा फ्रेम DF जो मेरे पास है उसमें हमने iter rows फंक्शन लगाया। तो ये एक तरह से इस पूरे डेटा फ्रेम को अभी रिप्रेजेंट करेगा। DF डॉट आइटर रोज का मतलब दिस एंटायर फ्रेम, दिस एंटायर डेटा फ्रेम। सो नाउ व्हाट विल हैपन, r अंडरस्कोर इंडेक्स कॉमा r अंडरस्कोर वैल्यू, जो कि कलेक्टिवली एक टपल की तरह यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं, ये पहली बार आइटर रोज मीन्स इस पूरी डेटा फ्रेम से फर्स्ट रो को निकालेंगे और वो फर्स्ट रो क्या होगी, 0, जो कि और साथ के साथ एम्प्लॉय नंबर 101, एम्प्लॉय नेम रवि एंड सैलरी 100। तो होगा क्या, ये जो 0 होगा ये तो लोड हो जाएगा R इंडेक्स में और ये पूरा सेट एम्प्लॉय नंबर 101, एम्प्लॉय नेम रवि एंड सैलरी 100, ये लोड हो जाएगा R वैल्यू में। तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम में इस एंटायर डेटा फ्रेम से ये एक पहला सेट मेरे पास आया है, इनफैक्ट पहला टपल मेरे पास आया है जिसमें 0 चला गया R इंडेक्स में और जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और सैलरी विद डेटा, जिसको हम वैल्यू बोल रहे हैं एज अ होल, ये चला गया R वैल्यू में। तो जब आप यहाँ पर अंदर इसके आएंगे, फॉर का लूप चलता है तो आप फॉर की बॉडी के अंदर आते हैं, तो आप यहाँ आएंगे तो आपने क्या करा, R अंडरस्कोर इंडेक्स को प्रिंट करा है, इसीलिए इसने 0 प्रिंट किया है।
और मैंने यहाँ पर देखिए एक एरो भी प्रिंट करा दिया है विद न्यू लाइन, तो 0 और एरो प्रिंट हुआ और न्यू लाइन में। और जैसा कि मैंने बताया था कि आर वैल्यू में आपके पास ये सेट था एम्प्लॉय नंबर 101, एम्प्लॉय नेम रवि, सैलरी 100, तो वो सारा का सारा डेटा एम्प्लॉय नंबर 101, एम्प्लॉय नेम रवि और सैलरी 100 वो भी डिस्प्ले हो गया। और कुछ डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन भी साथ के साथ डिस्प्ले हो गई कि जैसे यहाँ पर रो इंडेक्स का नेम 0 है और डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है, तो ये हर एक के साथ आएगी। इट इज़ नॉट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंस फॉर अस राइट नाउ, तो ये मैंने यहाँ पर कंसीडर नहीं किया है, ये तो आएगा ही आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो df डॉट आइटर रोज मतलब इस पूरे डेटा फ्रेम से नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट आइटरेशन में, नेक्स्ट रिपीटिशन में ये आपको सेकेंड रो देगा, रो नंबर 2, जिसके अंदर 1 तो चला जाएगा रो इंडेक्स में और एम्प्लॉय नंबर 102, एम्प्लॉय नेम राजा और सैलरी 2000 चला जाएगा किसमें, आर वैल्यू में। इसी वजह से नेक्स्ट टाइम जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो रो इंडेक्स ने क्या प्रिंट किया, रो इंडेक्स ने प्रिंट किया 1, एक एरो प्रिंट हुआ इसके वजह से \n ये आपने दिया तो उससे लाइन चेंज हुई। और वैल्यू के अंदर जैसे आपको पता था एम्प्लॉय नंबर 102, एम्प्लॉय नेम राजा और सैलरी 2000 थी, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। एम्प्लॉय नंबर 102, एम्प्लॉय नेम राजा, सैलरी 2000। नेक्स्ट टाइम क्योंकि 3 रोज हैं तो थर्ड टाइम भी ये चलेगा और df डॉट आइटर रोज मतलब इस पूरे सेट से ये क्या पिक करेगा, थर्ड रो पिक करेगा। किस तरह से पिक करेगा कि रो इंडेक्स और रो वैल्यू, रो इंडेक्स है 2 और रो वैल्यू है एम्प्लॉय नंबर 103, एम्प्लॉय नेम हरीश और सैलरी 3000, रेस्पेक्टिवली चले जाएंगे आर इंडेक्स में और आर वैल्यू में। तो इस तरह से जब ये अंदर आएगा तो आर इंडेक्स प्रिंट करेगा कितना, 2। उसके बाद ये एरो मैंने यहाँ प्रिंटिंग में दे रखा है क्लैरिटी के लिए, तो वो आ जाएगा, लाइन चेंज होगी। और थर्ड रो के लिए जो वैल्यू है आर वैल्यू वो यहाँ पर है एम्प्लॉय नंबर 103, एम्प्लॉय नेम हरीश, सैलरी 3000 एज इट इज डिस्प्ले हो गई। तो आइटर रोज फंक्शन का यूज़ हमने सीखा जिसमें बड़ी क्लैरिटी से मैंने आपको ये सिखाने की कोशिश करी है कि आइटर रोज फंक्शन एज रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू रोज one by one from the data frame, firstly this row, secondly this row, and third time this row. And in every row there are 2 components, one is called row index that is 0 and another one is row value. तो ये 0 और ये पूरा सेट यहाँ पर प्रिंट हुआ है 0, ये पूरा सेट। अगली बारी 1, ये पूरा सेट। अगली बारी 2 और ये पूरा सेट। So iter rows function is very useful if you want to fetch information from a data frame. This time we have just covered up iter rows function of data frame. In my next video I will cover up next function related with this, that is iter items. तो वो हम नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और नोट्स मेंटेन करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग विनय सर CSNIP। टेक केयर, सबका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। तब तक के लिए